बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। तो आज की है मॉक टेस्ट 5th है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए गए हैं, बट एट द एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड गायनेकोलॉजी के भी ऐड किए गए हैं। सेकेंड थिंग कि जिनका भी एमपी व्यापम के लिए पेपर है 23 और 24 दिसंबर को, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जब तक आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगी तो और जो भी लोग पेपर परचेस करना चाहते हैं एमपी व्यापम के, तो पेपर अवेलेबल हैं, या फिर एनएचएम सीएचओ के तो ऑल स्टेट के पेपर अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पेपर मिल जाएंगे। तो अभी सबसे पहले है एमपी व्यापम का पेपर, जिनका भी तो 70 रुपीज़ में 4 सेट पेपर के रखे गए हैं। एज यू विश, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज सभी पेपर चैनल पर भी अपलोडेड है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो आपके एमपी व्यापम एग्ज़ाम के अलावा जिनका एम्स पटना, डीएमईआर और एनएचएम सीएचओ के लिए अलग अलग स्टेट में पेपर होता है, उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो एंड तक यहाँ पे ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लासेस अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सीन कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्वेन साइन इज सीन इन। मैक्वेन साइन है किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन में रिकेट्स, टेटेनस, हाइड्रोसेफेलस या फिर मेनिंजाइटिस। तो जो मैक्वेन साइन है इसको क्रैकपॉट साइन के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? देखने को मिलता है हाइड्रोसेफेलस में। हाइड्रोसेफेलस की इमेज भी आपको एग्जाम में आ सकती है, जनरली ये बच्चों में ही होता है। और ये जो साइन है यहाँ पर मैक्वेन साइन, इसको कहा जाता है क्रैकपॉट साइन। जब भी स्कल का परकशन किया जाता है तो जैसे मटके के टूटने का साउंड होता है उस टाइप का साउंड आपको सुनाई देगा, जिसको क्या कहा जाता है? क्रैकपॉट साइन या फिर मैक्वेन साइन। और जो साउंड है यहाँ पर ये कब सुनाई देगा? जब हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा, जो CSF है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ेगा। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा और आप उस टाइम पर परकशन करते हैं स्कल का, तो आपको जैसे मटके, वो जब मिट्टी के जो पॉट होते हैं, बर्तन होते हैं, उसको तोड़ने का साउंड होता है, उस टाइप का साउंड सुनाई देगा। तो वो क्या कहलाता है? मैक्वेन साइन या फिर क्रैकपॉट साइन। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने के पहले मैं बता दूं, हाइड्रोसेफेलस की आपको इमेज आती है। यदि इमेज बेस्ड आपके एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन है जो क्या हो, या तो CSF ज़्यादा बनेगा और एक्सक्रीट कम होगा, या फिर एक ही जगह कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर बन प्रॉपर रहा है, बट आगे जो फ्लो होना है वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऑक्यूमुलेट होगा, तब हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली इज सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोमल एनोमली देखने को मिलेगी? ऑप्शन में ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13, ट्रायोसोमी 21 या फिर XXY सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो XXY सिंड्रोम है इसको क्या कहा जाता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। ट्रायोसोमी जो 80 है यहाँ पर, तो ट्रायोसोमी 18 का मतलब होता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पर कहा है डाउन सिंड्रोम में किसकी ट्रायोसोमी रहेगी? तो डाउन सिंड्रोम में जो ट्रायोसोमी रहती है वो रहती है 21 की। XXY क्या है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 13 क्या है? पटाऊ सिंड्रोम, PATAU, पटाऊ सिंड्रोम। यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोमल एनोमली के लिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम में किस क्रोमोसोम की एनोमली होगी, तो वो होगी ट्रायोसोमी 21 की। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज इंक्रीज्ड इन कर्निक टेरस। कर्निक टेरस में किसका लेवल है जो ज़्यादा होगा? ऑप्शन में क्रेटिनिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कर्निक टेरस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन बेबीज ब्लड। तो कर्निक टेरस में क्या होगा? ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
तो कर्निक टेरस सबको पता है कि ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने के कारण होगा, बट किस टाइप के बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण ये सिचुएशन डेवलप होगी। तो ये होती है जनरली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने के कारण। दो टाइप का बिलिरुबिन होता है, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड। बट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल यदि ज़्यादा होता है, ब्रेन में इसका लेवल बढ़ता है, तो कर्निक टेरस की सिचुएशन डेवलप होगी। और अनकॉन्जुगेटेड के कारण ही क्या होगा, तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर दिए हुए हैं दोनों के, जिसके कारण कौन सा हम या फिर ये कह सकते हैं हार्मफुल है, या फिर कौन सा है जो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो नॉर्मल सीरम लेवल होता है अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड के। वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही एब्सेंट होती है इसमें अनकॉन्जुगेटेड सॉल्युबिलिटी होती है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कितनी होती है, एब्सेंट, बट कॉन्जुगेटेड में प्रेजेंट। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण जो चीज़ बॉडी से इजीली क्या ना हो पाए, बाहर फ्लश्ड ना हो पाए, तो बॉडी में यदि इकट्ठी होगी इस केस में तो ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ पर और सीरम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग भी हाई है इसकी, और यहाँ पर रीनल एक्सक्रीशन भी एब्सेंट होता है, यदि प्रेजेंट होता तब कम चांस होते। और जब ये ब्रेन जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाए ब्रेन तक पहुँच जाता है और इसका लेवल बढ़ता है, तो ये क्या करेगा, ब्रेन डैमेज होने का रीज़न भी बनेगा। तो इसीलिए कर्निक टेरस में क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल हाई होगा, कहाँ पर, ब्रेन तक ही पहुँच जाएगा बिलिरुबिन का लेवल हाई होके, तो क्या है, कर्निक टेरस। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्स हु इज़ वर्किंग इन रिहेबिलिटेशन सेंटर इज़ प्रोवाइडिंग विच लेवल ऑफ केयर। तो एक कोई नर्स यदि रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती है और वो केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, तो किस टाइप की केयर होगी, सेकेंडरी, प्राइमरी, पैलिएटिव या फिर टर्सरी। तो यदि कोई नर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती है और वो केयर प्रोवाइड करती है, तो ये किस टाइप की केयर है, ये यहाँ पर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्यों, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर में कब पहुँचेंगे आप, जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हों, उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुँच पाएंगे। तो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है फैक्टर 8, 11 या फिर 9। सेकेंड ऑप्शन है फैक्टर 2, 9, 6। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन फैक्टर 3, 4 या फिर 6। लास्ट ऑप्शन है फैक्टर 8, 4 या फिर 10। तो सबको पता है हीमोफीलिया के जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है वो है फैक्टर 8 एंड 9। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। फैक्टर 8 और 9 क्या है जिसके कारण हीमोफीलिया की सिचुएशन डेवलप होगी। बट अ पर्सन विथ हीमोफीलिया विल लैक ओनली वन फैक्टर। तो किसी भी पर्सन में एक चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा कोई एक टाइप का फैक्टर है जो कम होगा, ना कि दोनों होंगे, या तो 8 कम होगा या फिर 9 कम होगा, दोनों एक साथ कभी कम नहीं होते हैं। तो हीमोफीलिया ए है जिसका मेन रीज़न क्या है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, और बी में क्या है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी। 4 क्वेश्चन क्लियर रख रहे हैं कि कभी भी दोनों फैक्टर एक साथ कम नहीं होंगे, फैक्टर 8 और 9, या तो 8 कम होगा या फिर 9 कम होगा। दो टाइप के हीमोफीलिया कैटेगरी में आएंगे। तो ए में जो हीमोफीलिया ए है फैक्टर 8 की कमी के कारण होगा, और जो हीमोफीलिया बी है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण होगा। और दोनों ही क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की समस्याएं हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस अकर इन मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस का आना बंद हो जाना। तो जनरली आफ्टर 50 ईयर के बाद जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या है, मेनोपॉज। तो यहाँ पर किसका लेवल है, जो किस हार्मोन का लेवल है जिसमें चेंजेस होंगे। ऑप्शन में है फॉल इन सीरम स्टेरॉयडल लेवल, फॉल इन एफएसएच लेवल, फॉल इन टेस्टोस्टेरॉन लेवल, या फिर इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल। तो मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंज होगा वो क्या होगा, सीरम स्टेरॉयड का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन डेवलप होती है मेनोपॉज के बाद ही होती है फीमेल्स में। तो यहाँ पर सीरम स्टेरॉयड का लेवल क्या होता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल टिनी राइज्ड
White or yellow white spots may appear on the nose cheeks of neonate are called as। तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूनेट होते हैं, उनकी नोज़ पर, चीक्स पर वाइट और येलो कलर के कुछ स्पॉट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में मिलिया, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट्स या फिर हर्किन कलर चेंजेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं आफ्टर दैट, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मल्टीपल बहुत सारे छोटे छोटे वाइट और येलो कलर के वाइट स्पॉट देखने को मिलेंगे न्यूबॉर्न बेबी के नोज़ और चीक्स पर। तो ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं मिलिया। इस टाइप से इमेज देख रहे हैं आप, जो नाक के यहाँ पर, चीक्स के यहाँ पर जो वाइट और येलो येलो कलर के न्यूबॉर्न बेबी में आपने देखा होगा, क्या है? मिलिया। और यहाँ पर जो रेड टाइप के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, साल्मोन पैचेस से। देखिए माथे के यहाँ पर बैक में जो देखने को मिल रहे हैं ब्लू टाइप से, क्या है? मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट है यहाँ पर अपगार स्कोर यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो अपगार स्कोर का यूज किसको असेस करने में किया जाता है? ऑप्शन में रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, हार्ट रेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी के लिए है जो अपगार स्कोर चेक किया जाता है। अपगार स्कोर से क्वेश्चन ये आता है कि यदि अपगार स्कोर 4 to 6 है तो बच्चा कैसा है? मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, अच्छी कंडीशन में है, सीवियरली डिप्रेस्ड है। तो अपगार स्कोर की 5 चीज़ें याद रखना है: एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन। तो इतनी चीज़ें चेक की जाती हैं अपगार स्कोर में। अब इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है ये एग्ज़ाम में आता है, अभी रिसेंट में यूपी में आया था। तो यहाँ पर यदि 0 to 3 अपगार स्कोर होता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है? सीवियरली डिप्रेस्ड है। 4 to 6 है मतलब कि मॉडरेट डिप्रेस्ड है। यदि मोर देन 7 जाता है अपगार स्कोर, दैट मीन्स बच्चा क्या है? बेबी क्या है? वेल कंडीशन में है, उसको किसी भी तरीके की फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक्सीलेंट कंडीशन कब मानी जाती है? जब अपगार स्कोर 7 से 10 हो। मॉडरेट में यदि 4 to 6 हो और सीवियरली डिप्रेस्ड 0 to 3। और जो स्कोरिंग है किस बेस पे की जाती है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक्टिविटी एब्सेंट है, पल्स एब्सेंट है, फ्लैसिड है बच्चा, ब्लू और पेल है और रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0 दिया जाएगा। यदि किसी में से भी कुछ चीज़ें एक्टिव हैं, कुछ नहीं है, तो वो पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी विच इज़ थिक, येलो एंड रिच इन प्रोटीन इज। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है फर्स्ट 3 days के बाद डिलीवरी के सीक्रेट होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा और येलो कलर का होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में ट्रांजिशनल मिल्क, कोलेस्ट्रम, मैच्योर मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क। तो इस टाइप का मिल्क जो 3 दिन बाद डिलीवरी के सीक्रेट हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और येलो कलर का है स्पेशली, तो ये क्या है? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करने का सही टाइम क्या है? ऑप्शन में ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अबाउट द मिडिस्ट ऑफ द साइकिल, जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन या फिर एट एनी टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आईयूडी के जनरली जो ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो टाइप पूछे जा सकते हैं या फिर टाइप के अलावा जनरेशन पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे या फिर कब इंसर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट इज पैग सेल्स आर सीन इन। तो पैग सेल्स कहाँ देखने को मिलती हैं? ऑप्शन में वेजाइना, वोल्वा, ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब। जो पैग सेल्स कहाँ देखने को मिलती हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। नेक्स्ट इज WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। WHO का जो ORS पैकेट है उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो WHO का जो ORS पैकेट होता है इसमें सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, बट कैल्शियम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। ये देखिए कैलोरीज होती है 50, टोटल कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम, सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, ट्राइसोडियम सिट्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, बट कैल्शियम नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। थिक वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होगा फीमेल जेनाइटेलिया, दैट मीन्स वजाइना से। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में लेबिया,
एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। तो ये क्या कहलाएगा स्मैग्मा। थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज, यहाँ पर वाइट म्यूकस डिस्चार्ज कहा है तो ये क्या है, यह स्मैग्मा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ रैपिड इंजेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड फॉलोड बाय इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो ये किसका फीचर है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं देन आफ्टर वॉमिट इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग या फिर ओबेसिटी। तो आपने एक बार में बहुत सारा खा लिया और फिर वॉमिटिंग इंड्यूस कर दी ताकि आप मोटे ना हो पाए, तो ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज टू रिलीव फ्रॉम डिस्निया द एप्रोप्रिएट पोजीशन टू बी यूज्ड। डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। यदि किसी को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, डिस्निया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन में प्रोन, सुपाइन, साइड लाइन या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। जो बेस्ट पोजीशन होगी डिस्निया को रिलीफ करने के लिए वो क्या होगी, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट्स। यदि हमारी बॉडी का कोई पार्ट मिस हो गया है, कट गया है, एम्पुटेट हो गया है, तो उसके बाद यदि वहाँ पर कोई और अदर पार्ट जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में था प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर प्रोस्थेसिस। जब भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट का एम्पुटेशन हुआ हो या फिर एट द बर्थ ना प्रेजेंट रहा हो, तो वहाँ पर जो एक किसी भी धातु का जो पार्ट लगाया जाएगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना है आपको। द हेमलिच मैन्यूवर यूज्ड फॉर द पेशेंट हु हैज़। हेमलिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थर्स्ट, बिग ब्लो है जो थर्स्ट आएगा, वो सभी किसके लिए किया जाता है। ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थर्स्ट है जो इसमें किया जाता है ब्लॉक्ड एयरवे को ट्रीट करने के लिए। यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, कुछ भी आपने खाया हो, फंस गया हो, तो उसको हमें क्या करना है, एयरवे ब्लॉक हो गया है ऐसे केस में, तो हम हेमलिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट से उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्लेसेंटा सेपरेट होने के साइन है। प्लेसेंटा सेपरेट कब होता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइस अप टू अम्बलाइकस या फिर टेम्परेचर राइसेस। तो साइन सेपरेशन सब है किसी एक को छोड़कर। तो कॉर्ड की जो लेंथ है वो भी रहेगी, ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, फंडस से अम्बलाइकस तक आ जाएगा, बट जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो। Beginning to separate the placenta include sudden gush of blood, lengthening of the visible portion of the umbilical cord, and the uterus usually soft and flesh immediately after the birth becomes round and firm. But यहाँ पर टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इज साइन ऑफ ट्रू लेबर और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी ट्रू लेबर पेन के साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेटेशन ऑफ द ओस, फीटल मूवमेंट या फिर सो। तो ट्रू लेबर पेन के साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट ट्रू लेबर पेन में आपको फील नहीं होगा। सो होगा, डायलेट होगी सर्विक्स, पेनफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, बट फीटल मूवमेंट उस टाइम पे फील नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, एनएसटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नॉर्मली यहाँ पे आपको बताना है कि जो लेबर है पूरा चाइल्ड बर्थ कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना रहेगा। एलएमपी से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट किया जाएगा लेबर तक का टाइम, तो कितना होता है 280 दिन। नेक्स्ट इज शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेकल्स विथ। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को हम किस तरीके के लेंस से ट्रीट कर सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल या फिर ओपैक। लेंस यूज़ किए जाते हैं वो क्या होंगे, कॉनकेव। शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉनकेव और फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये सबको पता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताऊंगी।
तो सबसे छोटी हड्डी क्या है ह्यूमन बॉडी की? स्टेपस, जो कि कान में रहेगी। जो 3 पेयर्स ऑफ ऑसिकल्स होते हैं कान में, उन्हीं में से एक क्या है? स्टेपस। नेक्स्ट इज हाई फाइबर डाइट यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो किस टाइप के पेशेंट में हाई फाइबर डाइट है जो यूज़ की जाती है? ऑप्शन में है डायरिया, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन या फिर कोलाइटिस। तो जो डाइट यूज़ की जाती है इसमें, जो हाई फाइबर डाइट, तो किस टाइप में? कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में। नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी। तो ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? डिटरमाइंड बाय हॉस्पिटल प्रोसीजर, डिटरमाइन द बेबी डिजायर, डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द मदर प्रोड्यूस द मिल्क, या फिर रिजिड 3 आवर शेड्यूल। तो ना तो बच्चों में आप कोई शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, ना हॉस्पिटल कोई ऐसा प्रोसीजर बताएगा, ना ही यहाँ पर एक टाइम फिक्स होगा कि आपको इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड कराना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किस पे डिपेंड करेगा? बेबी की डिजायर पर। बेबी की बेबी को कितने टाइम भूख लगती है या क्या डिजायर है, कितना पिएगा, ये बेबी डिसाइड कर पाता है। नेक्स्ट इज यू आर कैरिंग आउट ऑफ प्लान फॉर पोस्टपार्टम वुमेन हु गेव बर्थ जस्ट अ फ्यू आवर एगो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू क्लोजली मॉनिटर अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन। तो यदि कोई पोस्टपार्टम वुमेन है तो आप उसकी डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद आप किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो पाए? तो ऑप्शन में डीप वेन थ्राम्बोसिस, यूट्राइन इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इस टाइप के केस में आप क्या चेक करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज। एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड कंसर्निंग असेसमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ लेबर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।